नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to Chemistry by Saloni Singh, the finest and easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the physics as well as chemistry and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject. I hope you enjoyed this. Yes बच्चा लोग, तो ये है 7 days challenge का day number 3 और हम करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, दैट इज योर सरफेस केमिस्ट्री. आई होप यू पीपल आर सुपर एक्साइटेड. इस सीरीज के अंदर हम वन शॉट के थ्रू पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से ग्रिप और होल्ड कर ले रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थियोरी और उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स एंड टेबल्स. एवरीथिंग इज बीइंग फीडेड इन योर हेड. बट देर इज वन मोर प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले कुछ सोल्यूशंस बता देती हूँ. ये ऑपोजिट चलती है मैम आपकी. तो भाई पहले बता दीजिए, हाउ इज द जोश एकदम हाई होना चाहिए. हैशटैग ओपी इन द चैट सेक्शन क्विकली. यस ऑफ कोर्स, आपको अपने टारगेट्स भी लिखने हैं. 35 on 35 आपको लेकर आना है. आपने मैम को प्रॉमिस किया है और इसीलिए टर्म 2 का टारगेट हर बच्चे का एसएससी चैनल से कितना होना चाहिए? 35 on 35. चलिए बच्चा, तो एक और चीज़ बता दे कि ये जो भी हम वन शॉट सीरीज में कवर अप करते हैं उससे रिलेटेड नोट्स, सारे पीडीएफ्स, सारे नोटिफिकेशंस और हर छोटी छोटी चीज़ मैम आपसे टेलीग्राम पे शेयर करती है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वन शॉट सीरीज में हम आपके डाउट्स नहीं ले पा रहे हैं, हम आपके सैम्पल पेपर्स नहीं ले पा रहे हैं और हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. आपके ही सजेशन के बेसिस पर मैम ने लॉन्च कर दिया है कौन सा बैच बच्चा? टॉपर्स बैच. टॉपर्स बैच की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो फटाफट से जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 1 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, जब तक आपकी एग्जाम्स है तब तक मैम आपके साथ 1-to-1 जुड़ी रहेगी, जहां पर आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं. हम करेंगे एनसीईआरटी के सारे 7 चैप्टर्स के क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम करने वाले हैं 10 सैम्पल पेपर्स. तो भाई फटाफट से जाकर एनरोल कर लीजिए. एंड द कोर्स इज एट मिनिमम 499 रुपीज. यू कैन एनरोल राइट नाउ. डिस्क्रिप्शन में लिंक और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे. खैर, जो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेल एंड गुड. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ सपोर्ट. जो नहीं कर सकते, यू आर वेलकम इन द टॉपर्स बैच. वी विल डू इट टुगेदर. चलिए आ जाइए. तो बच्चा, सरफेस केमिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो पहले इसका फ्लो चार्ट रेडी कर लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लो चार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट टॉपिक है वो माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? हम पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन की करेंगे हम क्लासिफिकेशन. फिर हम देखेंगे बच्चा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. करेक्ट. और ये सारी चीज़ें अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपके चैप्टर का आधा सेगमेंट कवर हो चुका है. नेक्स्ट सेगमेंट, इसमें एप्लीकेशन भी आता है. तो एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली अ थ्योरी पार्ट विच यू कैन गो अकॉर्डिंगली. व्हाट आई वुड लव टू टेल यू इज, नेक्स्ट टॉपिक इज योर कोलॉइड्स. कोलॉइड्स का बच्चा सबसे पहले आपको करना है प्रेपरेशन. ये सेगमेंट ज़्यादा वेटेज कवर करता है इसलिए बता रही हूँ. सो कोलॉइड्स का प्रेपरेशन करोगे. प्रेपरेशन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करोगे. ठीक है. प्यूरिफिकेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करोगे और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद हम करेंगे बच्चा लोग, हार्डी-शूल्ट्ज़ रूल आएगा जहाँ पर हम फ्लॉक्यूलेटिंग पावर और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ आपका प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. ठीक है. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करना है. टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. योर मैम इज़ देयर, व्हाई टू फियर. ठीक है. लास्ट टॉपिक है इमल्शंस. तो इमल्शंस भी शॉर्ट में हल्का सा देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. चलिए तो आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए. एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इसके अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ज़रूरी है, ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐप पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लीजिए. चलिए बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की. बच्चा, एड्सॉर्प्शन क्या है? The accumulation of molecular species at the surface rather than its bulk. कोई भी सब्सटेंस है, ये देखिए, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर चारकोल का पार्टिकल है.
चारकोल का पार्टिकल बेटा डस्ट को एड्सॉर्ब करता है। एड्सॉर्ब करने का मतलब डस्ट के पार्टिकल्स आपके सरफेस पर ही रहेंगे, वो अंदर तक नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ सरफेस पर चिपके रहेंगे। इस तरह की प्रोसेस को कहा जाता है एड्सॉर्प्शन, जहां पर आपका मॉलिक्यूलर स्पीशीज सिर्फ सरफेस पर अटैच होता है, बल्क तक नहीं पहुंचता है। दैट इज कंसीडर्ड एज एड्सॉर्प्शन। वेरी गुड, ओके। अब इसके अंदर, ओ गॉड सॉरी बच्चों, है ना, उसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं, जैसे कि एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं, एड्सॉर्बेट किसे कहते हैं, डीसॉर्प्शन और सॉर्प्शन किसे कहते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बात कर रही हूं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बात कर रही हूं एड्सॉर्बेंट की, तो भाई ये आपका सरफेस है, इसके सरफेस पर आपकी गैसेस एड्सॉर्ब हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सरफेस इज नोन एज एड्सॉर्बेंट। जिसके ऊपर हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट है, और जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसे हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इसे थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, क्योंकि रटी रटाई लैंग्वेज एग्जामिनेशन में आप भूल जाते हो। चलिए आ जाइए, द सब्सटेंस on which the surface on which the substance get adsorbed, the surface on which the substance gets adsorbed is known as adsorbent। जैसे कि चारकोल और डस्ट पार्टिकल में चारकोल आपका एड्सॉर्बेंट है, और एड्सॉर्बेट क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल जो उसके ऊपर चिपकेंगे, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच गेट्स एड्सॉर्ब्ड, द सब्सटेंस विच गेट्स एड्सॉर्ब्ड on the surface of adsorbent, correct, is known as adsorbate। फिनिश। चलिए ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन यानी जो भी सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है, अगर आप उसे उसकी सरफेस से रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डीसॉर्प्शन। सो द प्रोसेस ऑफ removal of adsorbed substance from the surface, from the surface of adsorbent फिनिश। ये भी क्लियर हो गया बच्चों, एकदम डेफिनेशन एकदम चकाचक क्लियर है। लास्ट आ जाते हैं बच्चा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या फिनोमिना है, जब एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे हों। द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्प्शन and absorption takes place simultaneously, यानी साथ में, करेक्ट, ओके, दैट इज नोन एज योर सॉर्प्शन। चलिए, तो हमने एक पूरी स्लाइड में सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हम जरा आगे बढ़ते बच्चा, ये स्लाइड हम डिलीट कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले मैंने लिखा एब्सॉर्प्शन, तो यार एब्सॉर्प्शन तो बच्चों सिर्फ सरफेस पे नहीं होता, बल्क तक होता है, अंदर तक होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एड्सॉर्प्शन, इट इज अ बल्क फिनोमिनन। क्या है बच्चों, ये बल्क फिनोमिनन है, जब आपका सब्सटेंस सिर्फ सरफेस पे अटैच नहीं होता, वो अंदर तक पहुंच जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना, एब्सॉर्प्शन, करेक्ट। एड्सॉर्प्शन क्या है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, करेक्ट। कोई टेंशन नहीं है,
है ना, बड़ा ही आसान है। और जब दोनों साथ में हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। बहुत ही बेहतरीन बच्चा लोग। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की, एंड अंडर दैट टेक आई वुड लव टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। बड़ा ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे जो आपको समझने चाहिए कि यार एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, समझ रहे हो बच्चा? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर एक पार्टिकल बना रही हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये एक पार्टिकल बनाया मैंने। अब इस पार्टिकल के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स सरफेस पे ना होकर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बल्क में हैं यानी अंदर हैं, they are observing mutually equal and opposite forces from all the surrounding atoms। मैं हूँ, ये देखो, ये मैं हूँ, तो मैं इससे भी फोर्स, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये सेंटर वाला भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उन पे एक्सर्ट कर रहा है। यानी ये लोग आपस में जो भी फोर्सेस है उसको बैलेंस आउट कर ले रहे हैं, म्यूचुअली बैलेंस आउट कर ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर बच्चा, जो सरफेस पर पार्टिकल्स है ना, ये जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर फोर्स अंदर के पार्टिकल्स तो लगा रहे हैं, बट ये बाहर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। करेक्ट? ये किसी से प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, अंदर का सरफेस इंटरैक्ट कर रहा है, और जो एग्जैक्टली इंटरनल में लोकेटेड पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं या फिर फोर्सेस को बैलेंस कर ले रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन जो सरफेस पे हैं वो अपने फोर्सेस को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unbalanced forces at the surface, what is that? Due to the presence of unbalanced forces at the surface, they attract particle for adsorption, ठीक है? तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस को, जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल उनके अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस आउट करने के लिए ये एड्सॉर्बेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो सरफेस पर आकर जुड़ जाएं, तो इस तरीके से उनके फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो ये बेसिक मैकेनिज्म हो गया बच्चा एड्सॉर्प्शन का। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ बिफोर आई मूव टू एड्सॉर्प्शन, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक मैकेनिज्म मैंने लिया है। 1 मिनट बच्चा लोग, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आ गया सीधा। तो आई वुड लव टू डिस्कस वन मोर पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। के बाद यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या डिस्कस करेंगे? थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। करेक्ट? ये लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है ना बच्चों, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, हाँ अभी सही है, हाँ जी ओके। देखिए ध्यान से, ऐसा अज्यूम किया जाता है बेटा कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो यूजुअली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इज कंसीडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक। एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, अब अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके अंदर डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा। ये पॉइंट भी आपको एकदम क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एड्सॉर्प्शन के टाइम पे बेटा व्हाट हैपन्स टू एंट्रोपी। ये जो आपका पार्टिकल है, ठीक है, पहले यहाँ पर जो एड्सॉर्बेट्स थे वो रैंडमली हवा में कहीं पे भी मूव कर रहे थे, लेकिन जब उनका एड्सॉर्प्शन हो गया तो वो ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करने लगे। ठीक है, व्हाट इज एंट्रोपी बेटा? हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस।
ठीक है, जितना डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होगा उतनी ही एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो पहले पार्टिकल ज़्यादा रैंडम थे, जैसे ही वो सरफेस पर एड्जॉर्ब हो गए डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो गया। रैंडमनेस ज़्यादा तो एंट्रोपी ज़्यादा, रैंडमनेस कम हुआ तो एंट्रोपी घटेगी। तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है एड्जॉर्प्शन में, यानी डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। ओके, अब हम एक और फैक्टर पे आते हैं जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लव टू राइट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। और किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए या फीजिबल बनाने के लिए डेल्टा जी आपका नेगेटिव होता है फॉर द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वेरी गुड। अब अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो किन क्राइटेरियाज में होगा, ज़रा ध्यान से देखिए। डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए, डेल्टा एच आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस टी, अब डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव मिलके क्या बनेंगे। मैं यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज़ प्लेस करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर बातें समझ में आएगी, ठीक है। पे अटेंशन केयरफुली। मैंने यहाँ पर लिखा है -358, ये डेल्टा एच है, माइनस टेम्परेचर 300 ले लो और एंट्रोपी ले लो -250, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस बेटा पॉजिटिव वैल्यू आएगी और ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। साइन किसका रिटेन होगा, साइन उसका रिटेन होगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। हमें डेल्टा जी कैसा चाहिए बच्चों, नेगेटिव चाहिए। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए यानी कि आपका डेल्टा एच शुड बी, डेल्टा एच की वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नेगेटिव होनी चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि डेल्टा एच की वैल्यू शुड बी मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस, तभी आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी घटती है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। फाइन, फिनिश, डन डना डन डन। नाउ जब आप एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट टाइप इज माय डियर स्टूडेंट्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकेंड इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसे और क्या कहा जाता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और दूसरे को क्या कहा जाता है बच्चों, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ऊपर कुछ बेहतरीन सी लिंक्स दी है जहां पर आप मैम के साथ जुड़ सकते हो एंड मोस्टली आपकी मैम आंसर करती ही है, जिसने किया होगा मैसेज उसको पता होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज जनरेटेड, इट इज जनरेटेड ड्यू टू वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कोई भी पार्टिकल है ना, उसके ऊपर अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो दोनों के बीच में किस तरह का इंटरैक्शन होगा, वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इट इज जनरेटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के बीच में जब केमिकल बॉन्ड बन जाए तो समझ जाना वो केमिजॉर्प्शन कहला रहा है। बहुत ही बेहतरीन। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिसिटी? देखो, फिजिजॉर्प्शन में आपके पास एड्जॉर्बेंट है, उसके ऊपर कोई भी एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्ब हो रहा है, जैसे कि चारकोल है तो हाइड्रोजन भी एड्जॉर्ब कर रहा है, नाइट्रोजन भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है, जब कोई स्पेसिफिसिटी ही नहीं है। स्पेसिफिसिटी यानी किसी एक को एग्जैक्टली एड्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, किसी को भी एड्जॉर्ब कर लेगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। केमिकल एड्जॉर्प्शन में बेटा इट इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर
एड्सॉर्बेंट एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेट के साथ ही केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा और वही एड्सॉर्ब करेगा। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चा लोग। अगला है नेचर। ओके, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसा है? तो ये रिवर्सिबल इन नेचर है, क्योंकि जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होता है, तो ब्रेक कर सकते हो इजीली, तो रिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल स्पेलिंग के लिए माफ करना बच्चों। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ गैस। सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन यूजुअली किसका इजीली होता है? इजीली लिक्विफिएबल गैसेस का। ठीक है, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस जो होती हैं उनका फिजिकल एड्सॉर्प्शन आसानी से होता है। ठीक है, अब मैं केमीजॉर्प्शन पे आऊँ तो केमीजॉर्प्शन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो भाई मैं ये लिख सकती हूँ कि अ पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट adsorbs a particular type of gas only, a particular type of gas only, यानी ये उसकी स्पेसिफिसिटी से भी रिलेटेड है ये पॉइंट। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट आ जाते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब मैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करती हूँ तो फिजिजॉर्प्शन में ये वैल्यू बहुत ही लो है। लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक पॉइंट सारे समझ में आ रहे हैं? आई होप सो। ठीक है, ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, यस, रियली सॉरी। हाँ, लेट्स मूव अहेड। When you are talking about enthalpy of adsorption for chemisorption, it is high basically, and high तो कितना high? तो इसका enthalpy of adsorption बेटा 180 to 240 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। फिनिश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखेंगे कि जब आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं और केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, प्लीज़ बने रहिएगा। आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू चेक द कैमरा, क्योंकि आज कुछ लोचे पड़ रहे बच्चा लोग, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है ना? ओह फाइन। ओके, चलिए, ऑल सेट, ऑल गुड, फाइन बच्चा लोग। तो लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर। वी विल टेक द ब्लैक पॉइंटर। हाँ, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी किसकी बात कर रही हूँ बच्चों? फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ फिजिकल एड्सॉर्प्शन घटता है। और अगर मैं केमिजॉर्प्शन की बात करूँ तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके लिए बहुत ही लो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर ज़रूरत ही नहीं होती है। लो और नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। करेक्ट, सारे पॉइंट्स आपको याद होते जा रहे हैं, आई होप सो। नेक्स्ट आ जाते हैं सरफेस एरिया। दोनों बढ़ते हैं। इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज विथ, तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, लेयर ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, नॉन स्पेसिफिक है ये, तो कायदे से बहुत सारे लेयर्स अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर सकता है। तो ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ऐसे ही तीसरी लेयर हो गई। तो ये क्या दिखाता है बच्चों? ये दिखाता है मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। करेक्ट। और ये क्या देता है बच्चों? यूनी लेयर और यूनी मॉलिक्यूलर या यूनी लेयर एड्सॉर्प्शन। करेक्ट, सिंपल, इजी, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल था। सारे पॉइंट्स कवर अप, 9 पॉइंट्स हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन।
अब जो सेगमेंट पे आगे बढ़ रहे हैं वो है आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एड्जॉर्प्शन का मतलब पता है, आइसोथर्म यानी अगर आप एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन के एक्सटेंट को मेजर करना चाहते हो, यानी मैं बोल रही हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पर किस रेट से एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ये मुझे जानना है, तो मैं उसके लिए बनाती हूँ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूँ, बच्चा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सुंदर सा ग्राफ बनाने वाली है मैम। हालांकि मैम की राइटिंग इतनी सुंदर है नहीं, बट आई थिंक है थोड़ी सी सुंदर, है ना बच्चा। देखो, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ चेंज इन प्रेशर, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने एक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया। ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया, जस्ट रैंडमली। आई थिंक आई वुड लव टू गो विथ व्हाट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वही टेम्परेचर रखते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, तो वी हैव 273, पहली बार हमने 273 केल्विन पे मेजर किया, फिर हमने 244 केल्विन के आसपास मेजर किया। ऐसे ही रैंडमली कोई थर्ड टेम्परेचर ले लो, ठीक है, 195 केल्विन। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए, x बाई एम यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, x बता रहा है बेटा अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट गेटिंग एड्जॉर्ब, यानी जो भी सब्सटेंस है उसका मास कितना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, और m क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हमने दोनों का मास ले लिया है, करेक्ट। ये x बाई एम है ना, x कितनी क्वांटिटी में वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है और कितनी क्वांटिटी के सब्सटेंस पे वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज योर m। तो x बाई एम क्या मेजर कर रहा है, x बाई एम इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, किस हद तक आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज गिवन बाई x बाई एम वैल्यू। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता गया, बट एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो गया। तो हमने दूसरे टेम्परेचर पे भी ट्राई किया, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे x बाई एम बढ़ता गया, फिर कांस्टेंट हो गया, बढ़ता गया, फिर कांस्टेंट हो गया। यानी मुझे ये पता चला कि आपका x बाई एम is directly proportional to p raised to 1 by n। तो मैंने फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाई और मुझे मिला x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी रेज टू 1 बाई n। अब यहाँ पर k क्या है बच्चा और n क्या है, k and n आर कॉन्स्टेंट्स, k and n क्या है, कांस्टेंट, और वो किस पे डिपेंड करता है, दे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, कैसा गैस है उसके ऊपर उनकी वैल्यू डिपेंड करती है। खत्म, ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और ये प्रेशर मेजर कर रहा है। पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर। बहुत हाई प्रेशर आप लेने जाते हो तो एड्जॉर्प्शन में कोई चेंज दिखाई नहीं देता है एक लेवल के बाद, यानी कि ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म fails at very high pressure, getting it। तो एड्जॉर्प्शन फ्रेंड्यूलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंड्यूलिच ने ये डिस्कवर किया था इसलिए फ्रेंड्यूलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी इसे कहा जाता है। तो भाई इसकी लिमिटेशन यही है कि इट, या फिर मैं लिखूं बेटर वे में, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ये पॉइंट्स मैं थोड़े इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह लगेगी। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड देन रिमेन्स
constant at very high pressure, at very high pressure. ये इसकी लिमिटेशन भी है, समझ रहे हो। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसके अंदर मैं log की वैल्यू ऐड करने जा रही हूँ. सो टेकिंग log on both the sides, taking log on both sides, what I am getting is, my dear students, log x by m is equals to log k plus 1 by n of log p. करेक्ट. ये फॉर्मूला सारे बच्चों को समझ में आया, मैंने log लिया है दोनों साइड पे, ठीक है. ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया. अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू, ये ले लेती हूँ mx प्लस c. तो ये हो गया आपका mx प्लस c. y एक्सिस पे log x बाई m ले लो, x एक्सिस पे p ले लो, m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू n बाई n एंड log k इज योर इंटरसेप्ट. ठीक है. तो मैं इसका ग्राफ अब यहाँ पर प्लॉट करने जा रही हूँ बच्चों. पे अटेंशन केयरफुली. मेरे पास फॉर्मूला क्या था मैं बता देती हूँ, ठीक है. सो वी हैव log x बाई m इज इक्वल्स टू log k plus 1 by n of log p. Now I am going to plot the graph based on this case. Very simple. So this graph will go like this. I hope it is visible. है ना बच्चों, visible तो है ना, कलर चेंज कर ले. हाँ मैम, चलिए आ जाइए. तो यहाँ पर हमने ले लिया है log p और यहाँ पर ले लिया है log x बाई m. ठीक है. तो ये एड्जॉर्प्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से गया और ये क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट है. इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू log k. ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है. ठीक है. और ये सेगमेंट क्या है बच्चों, तो ये है आपका स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल्स टू 1 बाई n. तो I इज इक्वल्स टू mx प्लस c. प्रॉब्लम सॉर्टेड, खत्म. अब इसके अंदर मैं आपको दो केसेस कराने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा. केस नंबर 1, केस नंबर 1 मैं क्या लेने जा रही हूँ, मैं सिंपल फॉर्मूला लूँगी, दैट इज x बाई m इज इक्वल्स टू kp रेज टू 1 बाई n. ठीक है बच्चा. अब अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, ठीक है, n की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, दूसरा केस ले लेती हूँ n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1. दो केसेस लिए, तो ये केस 1 और ये ले लो केस 2. वेरी सिंपल. चलिए अब इसे प्रॉपरली डिफाइन करते हैं. तो अगर n की वैल्यू 0 होगी तो इसे यहाँ पर प्लेस करिए. तो x बाई m इज इक्वल्स टू के पी 1 बाई 0. तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 0 एंड दैट इज we can rewrite as x by m is equals to k. यानी कि अगर आपकी n की वैल्यू 0 है तो उस केस में extent of adsorption do not depends on pressure, do not depends on pressure या फिर independent of pressure लिख सकते हैं आप. वेरी सिंपल. ये हो गया आपका केस नंबर 1. अब आ जाते हैं बच्चों केस नंबर 2 पे, जहां पर आपका n इज इक्वल्स टू 1. तो उस केस में क्या हो जाएगा, x बाई m इज इक्वल्स टू के पी रेस टू 1. के पी रेस टू 1 तो आप लिख सकते हैं कि भैया आपका x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि यू कैन राइट इट एज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, is directly proportional to pressure. Correct? Very good. तो ये दोनों केसेस आपको क्लियर होने चाहिए. इस पूरे स्टेज जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है इसे किसके अंडर में डिफाइन किया जाता है, इसे कहा जाता है, थोड़ी सी हाइट कम पड़ रही है बच्चों, उचक के लिखते हैं. आप लोगों ने भी लिखा होगा स्कूल के बोर्ड पे कभी, मेरे साथ तो हर बार ही ऐसा होता था. कोई बात नहीं. इसे कहा जाता है फ्रेंड्यूलीच, देन यू राइट इट एज एड्सॉर्प्शन एंड देन यू राइट इट एज आइसोथर्म.
ओ गॉड, इसीलिए ये काम पहले कर लेती हूँ। ठीक है, क्लियर है, ये 3 मार्क के लिए आता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स कम टू एड्सॉर्प्शन इन सोल्यूशन फेज। यार एक चीज़ मिस कर गए है ना, क्लासिफिकेशन नहीं बताया आपको, बता देंगे, कोई बात नहीं। एड्सॉर्प्शन इन सोल्यूशन फेज, देखिए बच्चा, जब आप सोल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं सारी चीज़ें वैसे ही चलती हैं। x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रेशर की जगह क्योंकि सोल्यूशन फेज है तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि C आ जाता है, तो हम लिखते हैं उसको log x/m is equals to kc raised to 1/n. log x/m is equals to log k प्लस 1/n ऑफ log c, और बाकी पूरा ग्राफ एग्जैक्टली वैसा। इसकी भी लिमिटेशन यही है कि इट फेल्स एट, जैसे उसकी फ्रेंड्यूलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आपको ये पॉइंट ऐड करना था, इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर, इट फेल्स एट, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख दे, थोड़ा उचकना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ, इट फेल्स एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़िया है, आ जाओ। हाँ जी, ये सेम चीज़, इसका भी ग्राफ एज इट इज़ बनेगा, स्ट्रेट लाइन और वही सारी चीज़ें प्लॉट कर सकते हैं, और उसको ज़्यादा डिटेल में करना भी नहीं है, आता भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा लोग एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो वो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो स्पेसिफिक बुक के अंदर दिए हैं, अगर आप वही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला गैस मास्क के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है, गैस मास्क के अंदर यूज़ होते हैं। तो गैस मास्क के अंदर बेटा चारकोल होता है। चारकोल जितने भी पॉइजनस गैसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको ब्रीदिंग के लिए इजीली अच्छी हेल्दी गैस प्रोवाइड करता है। फाइन, नेक्स्ट इज, सेकेंड इज, ये किस में यूज़ किया जाता है बच्चों, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि कोई भी नई पानी की बॉटल होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल या फिर आपका यूज़ किया जाता है एल्यूमिना जेल। ये क्या करते हैं, अगर आपके वाटर बॉटल के अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर होता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ना हो, जर्म्स की ग्रोथ ना हो। तीसरा बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट वाला बता रही हूँ मैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। करेक्ट, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। ओके, अब कलरिंग मैटर है अगर किसी सोल्यूशन के अंदर और उसकी वजह से वो सोल्यूशन ब्लू, पिंक या येलो दिख रहा है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा चारकोल ऐड करेंगे। चारकोल सारे कलरिंग एजेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका सोल्यूशन फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप थर्ड एप्लीकेशन भी आपको क्लियर हो गई बच्चा। फोर्थ एप्लीकेशन पे आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज हीटेरोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, हीट्रोजेनस कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हीट्रोजेनस कैटलिस्ट, जहाँ पर आपका जो ये देखिए NH3 है, NH3 आयन की सरफेस पे N2+3H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है वो गैस फेज में है और जो आपका कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज में है। जब आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फेज कैटलिस्ट के फेज से अलग होता है तब हम उसे हीट्रोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पर भी ये जो मेटल्स होते हैं वो अपनी सरफेस पर अमोनिया को एड्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से कैटालिसिस प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करती है। चलो नेक्स्ट आ गया, सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस में भी यूज़ होता है। तो देखो, नोबल गैसेस अलग अलग तरह के एड्जॉर्बेंट्स पे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन तक एड्जॉर्ब रहते हैं। तो भाई मैंने एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट लिया, मान लो हीलियम उस पर 1 घंटे तक एड्जॉर्ब रहा और नियॉन 2 घंटे तक, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा दोनों को सेपरेट करना क्योंकि दोनों का रिटेंशन टाइम सरफेस पर अलग अलग होगा। तो इस तरीके से आप सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा इन क्योरिंग डिजीजेस। इन क्योरिंग डिजीजेस, क्योंकि जो भी आप ड्रग्स लेते हो वो ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स का भी एड्जॉर्प्शन होता है
और एड्जॉर्प्शन किसके सरफेस पर होता है, तो दो तरह के ड्रग्स आते हैं, या तो जर्म्स अपनी सरफेस पे ड्रग को एब्जॉर्ब करता है या ड्रग अपनी सरफेस पे जर्म को एब्जॉर्ब करता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी के ड्रग्स आते हैं, तो उस तरीके से ये भी प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड की जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आई वुड गो अहेड इज फ्रोथ फ्लोटेशन। आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मच, क्योंकि अगर एप्लीकेशन आपके आए भी तो आई डोंट थिंक इट वुड बी फॉर मोर देन 3 मार्क्स, ठीक है। तो 6 पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, ये देखिए कंटेनर होता है, इसके अंदर ये रॉड होता है, रॉड के अंदर बहुत हाई प्रेशर से गैस जा रही होती है, इसके यहाँ पर पंखे लगे होते हैं, ये ज़ोर से घूमता है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके पास मान लीजिए जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है और उसके अलावा कोई और भी ओर है जिसको आपको सेपरेट आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पाइन ऑयल डालते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, पाइन ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल। अब ये दोनों ऑयल क्या करते हैं, ये ऑयल ना जिंक सल्फाइड जहाँ जहाँ पे भी होगा उसकी सरफेस पर ऑयल एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो भाई जिंक सल्फाइड के सारे ओर्स के ऊपर ऑयल की कोटिंग आ जाएगी और ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, तो ये जब पंखी गोल गोल घूमेगी तो सारा तेल ऊपर कलेक्ट हो जाएगा जिंक सल्फाइड के फॉर्म में और फिर आप उसे सेपरेट आउट कर लीजिए। तो ये है आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो मेटलर्जी में यूज़ होती है। अगर आपने नीट के लिए डिटेल में पढ़ना है तो वी कैन डू दैट अगेन लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। जितने भी इंडिकेटर है ना बेटा जो कलर चेंज दिखाते हैं वो मोस्टली इसी बिहेवियर पे वर्क करते हैं, एड्जॉर्प्शन के बिहेवियर पर, और इसीलिए इस इंडस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 9th एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। मैटोग्राफिक एनालिसिस यानी कि आपको पता है कि प्लांट के अंदर या फिर ब्लैक इंक के अंदर वो एक कलर से नहीं बना है, वो सेवरल इंक के पिगमेंट से बना है। तो अगर आपको सबको डिस्टिंग्विश करना है यानी सबको अलग करना है कि यार ब्लैक इंक कितने कलर का बना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हो, उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर के ऊपर उस ब्लैक पेन से डॉट मारते हो और इसको फिर एक किसी सोल्यूशन के अंदर प्लेस कर देते हो, वाटर के अंदर भी प्लेस कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये वाटर धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर पे ट्रैवल करेगा और इसके सारे पिगमेंट्स को सेपरेट कर देगा, तो आपकी स्टडी इजी हो जाएगी। बायो वाले बच्चों को पता होगा कि क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, ज़ैंथोफिल टाइप्स, जितना मेरे को याद है उतना बता दिया, बाकी तो आप तो स्मार्ट हो ही बच्चा, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, और कोई एप्लीकेशन रह गया तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने लगभग सारे कवर किए हैं। वन मोर आई कैन पुट यू फॉरवर्ड इज़, yes, let me check it out. Production of high vacuum. हाई वैक्यूम कंडीशन अगर जनरेट करनी है तो उसके लिए भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी सिंपल, इजी, डन डना डन डन। 10 के 10 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। एक चीज़ जो छूट गई है हमसे, उस पर चलते हैं। वो कैसे छूट गई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरी स्लाइड्स छूट गई क्या, डिलीट हो गई क्या बच्चों? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन हो गया, क्लासिफिकेशन, फिर कोलॉइड्स आ जा रहा है। यार ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? नो प्रॉब्लम, चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। आई थिंक ब्लैक बैकग्राउंड सूट्स यू द मोस्ट। ओके, चलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। यस, जी हाँ।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। भाई मैं बेफिजूल में कंफ्यूज हो रही हूँ, पहले कोलॉइड्स पढ़ाऊँगी तब तो क्लासिफिकेशन करूँगी। हे माता रानी, यही होता है बच्चों जब आप ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ा लो, है ना। कोई टेंशन नहीं है, सही जा रहे थे हम, है ना। नेक्स्ट आ, वही तो मैं सोचूं कि मैंने चार्ट बनाया था तो क्या मिस्टेक हो रही है। ओके नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कोलॉइड्स। बेटा ये दूसरा सेगमेंट पर आ चुके हैं कोलॉइड्स। अब अगले 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी चलने वाला है, यही मेजर सेगमेंट है जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आपके कवर होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोलॉइड्स। कोलॉइड्स इज बेसिकली अ heterogeneous mixture which is composed of dispersed phase and dispersed medium, dispersed phase and dispersed medium। ओके चलिए, इसके अंदर एक और चीज़ होती है बेटा, कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल साइज होती है, दिस पार्टिकल साइज इज बिटवीन, ना ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में कोलॉइडल पार्टिकल्स की साइज रेंज होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैम कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए। तो साबुन को पानी में घोल लो तो सोप इन वाटर ले लो, या फिर आप ले लो वाटर इन मिल्क, करेक्ट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, या फिर इंक इन वाटर, ये भी चलेगा। ये सब कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। इंक इन वाटर, या फिर आप ले रहे हो वाटर इन मिल्क, या फिर सोप इन वाटर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स। ओके, तो एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में तो कोलॉइड्स कहते हैं, और 1000 के ऊपर जाता है बच्चों तो उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा है। अब जब हम कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे इसे बेस्ड ऑन nature of dispersed phase and dispersed medium, किस तरह का dispersed phase and dispersed medium आप ले रहे हैं। फिर हम इसे क्लासिफाई करेंगे based on interaction between dispersed phase and dispersed medium, और फिर हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersed medium। वेरी गुड। चलिए एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले केस पर आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये टेबल हर किसी ने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा होगा और बड़ा ही सिंपल टेबल है। हाँ, मुझे कई सारे बच्चे पूछेंगे कि मैम बीच में एंजाइम्स आते हैं, हीट्रोजेनस कैटलिस्ट आते हैं, वो सारा सेगमेंट डिलीटेड है। तो येस, वो सारे सेगमेंट्स डिलीटेड हैं, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं। तो ये पहला 3rd पॉइंट है, ये वाला है। देखो, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। आपका जो बेटा डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्स्ड मीडियम है, ये तीसरा वाला है, ठीक है। उनका फिजिकल स्टेट यानी वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, गैशियस फेज में है, उसके बेसिस पर आप इन्हें अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जिनको नहीं पता बता दूं, डिस्पर्स्ड फेज इज सिमिलर टू सल्यूट एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इज सिमिलर टू सॉल्वेंट। यानी डिस्पर्स्ड फेज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर डिसॉल्व होता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं, ये ले लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ये ले लेते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। सबसे पहला केस करेंगे बच्चा सॉलिड इन सॉलिड का। तो जब आप सॉलिड इन सॉलिड की बात करते हो तो इसे हम बोलते हैं सॉलिड सोल।
क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा? जितने भी कलर्ड ग्लासेस होते हैं, प्लीज़ टेक द एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इसीलिए मैंने आपकी एनसीईआरटी थोड़ी देर के लिए खोल के रखी है, ठीक है, ताकि हम आपको एग्जाम्पल्स वहीं से दे सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को हम सिंपली सोल कहते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली सोल कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आर योर पेंट्स। कोई भी एग्जाम्पल मिस मत करना। आपकी बॉडी के जो सेल फ्लूइड्स होते हैं दे ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस। जब आप सॉलिड इन गैस की बात करते हो, यस, तो इसे हम कहते हैं एरोसोल। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे आपके वो क्या आएंगे? स्मोक एंड डस्ट। वेरी गुड, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स लिक्विड इन सॉलिड। उसके अंदर आएंगे आपके जेल, और जितने भी जेल है बच्चा उसके अंदर से एग्जाम्पल ले लो। चीज़ हो गया, आपका बटर हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ जेल्स, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं तो दैट इज कंसीडर्ड एज इमल्शन। जो पेंट्स के अंदर यूजुअली होता है, या फिर दूध के अंदर होता है, या फिर बालों की जो क्रीम आती है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का बेस्ट एग्जाम्पल है, पहले इसको लिख लो, क्या लिखते हैं? एरोसोल। तो लिक्विड इन गैस को भी एरोसोल बोलते हैं एंड सॉलिड इन गैस को भी एरोसोल बोलते हैं। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। इसके अंदर ले सकते हो फॉग हो गया, आपका मिस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे क्लाउड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। गैस एंड सॉलिड में ले लो। गैस एंड सॉलिड को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सॉलिड सोल, ठीक है। सॉलिड सोल के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्यूमिक स्टोन, है ना। जो प्यूमिक स्टोन्स आते हैं बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते हैं बाथ लेते वक्त, या फिर फोम ले लो, रबर ले लो। दीज आर बेटर एग्जाम्पल्स। They have gases trapped in between. Next we can come along is gas in liquid. किसकी बात करोगे? गैस इन लिक्विड की, तो उसे कहा जाता है फोम, ठीक है। एग्जाम्पल इज फ्रॉथ, या फिर सोप, या फिर विप्ड क्रीम। चलिए, तो पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, आई होप यू ऑल हैव डन। हाँ, और एकदम क्लियर भी हो गया होगा बिना किसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के। ये लीजिए, आपके लिए सुंदर सा टेबल भी बना दिया मैम ने, ठीक है बच्चा लोग। अब इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ओके, दिस इज द सेकेंड लाइन, दिस गोज द थर्ड लाइन। स्क्वायर से हमने लाइन बना दी। इतना एडजस्टमेंट तो बीइंग एन इंडियन वी कैन डू। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, मैं उसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई करती हूँ बच्चा, लायोफिलिक एंड दूसरा है लायोफोबिक। फिलिक यानी कि लविंग, लायो मीन्स लिक्विड लविंग, एंड दिस इज लिक्विड फोबिक यानी कि हेटिंग, करेक्ट। तो भाई लायोफिलिक सोल बनाना है तो कैसे बनता है? इट इज मेड बाय सिंपली मिक्सिंग एंड शेकिंग टू लिक्विड्स, ठीक है। दो लिक्विड को अगर मिक्स करके सिंपली शेक कर दोगे तो लायोफिलिक सोल बन जाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत ही प्यार भरा इंटरेक्शन है। दे लव ईच अदर, दे गेट डिजॉल्व इजीली। अगर कोई चीज़ इजीली डिजॉल्व हो रही है यानी दे आर स्टेबल ऑल्सो, ठीक है, दे आर स्टेबल ऑल्सो, एंड दे कैन बी easily separated by any physical process. They can be easily separated by any physical process. तो इसीलिए हम इसे और क्या कहते हैं बच्चों? लायोफिलिक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सोल्स। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल सोल्स। वेरी गुड। अब लायोफोबिक पर आ जाते हैं, तो ये कैसे बनता है बेटा? इट इज
difficult to make. Why? Because दोनों liquid जैसे ही dissolve होते हैं they form separate layers. So it is difficult to make as liquid form separate layers. Separate layers. ठीक है, तो हमें इन्हें अटैच यानी एक स्मूथ कंडीशन में लाने के लिए हमें इसके अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं. तो भाई ये दिक्कत है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इतने स्टेबल नहीं होते तो दे आर हाईली अनस्टेबल. ठीक है, तो इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए हम स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं कि भाई दोनों को मिक्स किया, अब ये स्टेबल रहें तो इसके लिए हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं. और एक बार को आपने मिक्स कर लिया तो इन्हें सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो दे आर इरिवर्सिबल सोल्स. फिनिश, खत्म. तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बारे में अगर आपको इतना पता है तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स. मल्टी मॉलिक्यूलर नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, किसी मॉलिक्यूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स व्हेन दे कम टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स यानी सब कलेक्ट होके एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करे और इसकी जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में जनरेट होती है. तो हम इस तरह के कोलॉइड्स को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं. समझ गए? When many small molecules aggregate यानी नज़दीक कलेक्ट होते हैं, aggregate to form particle of colloidal size range. करेक्ट. इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाता है? आपके गोल्ड के पार्टिकल्स, या फिर गोल्ड का सोल ऐसे बनता है, या फिर सल्फर का सोल ऐसे बनता है. इस तरह के सोल्स को हम मल्टी मॉलिक्यूलर सोल्स कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स? इसके अंदर व्हेन सब्सटेंस इज dissolved in a particular solvent, यानी यहाँ पर choice of solvent is very important. When substance is dissolved in a particular solvent to generate a solution with a colloidal particle size range, पार्टिकल साइज रेंज, यानी जिस भी सॉल्वेंट से आपने डिसॉल्व किया है ना, वो उसको कोलॉइडल साइज रेंज में डाइवर्ट कर देता है या चेंज कर देता है साइज रेंज. देन इट इज नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स. नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटेड कोलॉइड्स? यहाँ पर क्या होता है? व्हेन these substances are present in smaller quantity, when these particles are in small quantity, तो जब small quantity में होते हैं बच्चा, तो they behave as electrolyte, correct. but जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, बट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस दे एग्रीगेट, यानी कि नज़दीक आते हैं, एग्रीगेट एंड फॉर्म माइसेल्स. क्या बनाते हैं बच्चों? माइसेल्स बना लेते हैं. और माइसेल्स बेसिकली कोलॉइड का ही एक फॉर्म है. ठीक है, तो जब कम क्वांटिटी में होते तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो माइसेल फॉर्मेशन करते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ माइसेल. ओके,
पे अटेंशन केयरफुली। सो माइसिल को समझाने से पहले मैं बताऊंगी साबुन के बारे में, ठीक है बेटा। एक नॉर्मल साबुन मान लीजिए C17H35COO Na कैरी करता है, क्योंकि सोप को हम डिफाइन करते हैं सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट, यही होते हैं साबुन। सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर कंसीडर्ड एज सोप, फाइन। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला हिस्सा क्या डिनोट कर रहा है, C17H35, और ये वाला COONA, यानी कि ये हेड कैसा हो गया, पोलार हेड, और ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज योर नॉन पोलार टेल। नॉन पोलार है यानी कि वाटर हेटिंग है, और वाटर हेटिंग है तो मैं इसे क्या बोलूंगी, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, करेक्ट। इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चों, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये वाटर लविंग होगा और ये वाटर हेटिंग होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो जब भी एक बाल्टी है, बोलो कि मैम आपने बाल्टी भी बना दी, कोई बात नहीं बच्चों, बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, इस बाल्टी में अगर मैंने साबुन डिजोल्व किया, स्मॉल क्वांटिटी में डिजोल्व किया, तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। ज़्यादा यानी ऐसे तैर रहा था, देख रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बना दिया तो ये माइसेल बना लेगा। माइसेल किसके अराउंड बनाएगा, तो मान लीजिए मेरे पास कोई गंदा कपड़ा है जिस पे तेल गिरा हुआ है, मैंने उसे साफ करने अंदर डाला, ये रहा तेल, ये क्या है बच्चों, ऑयल। तो जैसे ही ऑयल दिखा इन लोगों को, खाना दिख गया, हाँ ऑयल दिखा, ठीक है। तो जितने भी तैर रहे हैं ना, इन लोगों ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम माइसेल अरेंजमेंट कहते हैं बच्चा। इस अरेंजमेंट को माइसेल अरेंजमेंट कहते हैं, जहां पर ये जो आपका पोलार हेड है वो किससे अटैच हो रखा है, पानी से प्यार कर रहा है, पानी से अटैच है बच्चों। जो टेल है बेटा वो हाइड्रोफोबिक है, उसको पानी पसंद नहीं है। टेल को क्या पसंद है, टेल को तेल पसंद है, टेल को तेल पसंद है, यानी वो हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर चीज़ों से प्यार करेगा, तो वो इससे प्यार कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब होगा क्या, तो मैं इसमें क्लेंजिंग एक्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो हेड इज अटैच टू वाटर, तो वाटर इज पुलिंग द हेड, head is attached to tail and tail is pulling oil from the cloth, and that's how oil comes out from the cloth. Water is pulling the head, head is attached to tail, tail is pulling the oil, and that's how the dirt and grease comes out from the cloth. Okay, अब जब मैं बात कर रही हूँ इस माइसेल अरेंजमेंट की, माइसेल अरेंजमेंट helps in cleaning of cloth, correct, helps in cleaning of cloth, very amazing। तो मैंने ये भी बोला कि अगर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, तो यार कब पता चलेगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन रीच हो गया है, तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है बच्चा, और उसे हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है बच्चा जिसके ऊपर माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, यानी माइसेल फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं टी के सिंबल से। द टेम्परेचर above which micelle formation takes place, micelle formation
takes place. That is your Crafts temperature. Fine. वैसे ही बेटा CMC होता है. What is CMC? Critical micelle concentration. The concentration above which micelle formation takes place. Micelle formation takes place. खत्म. तो आपको एग्जाम के लिए क्राफ्ट्स टेम्परेचर भी याद रखना है और CMC भी याद रखना है. दोनों की डेफिनेशन लिखा दी है, उसी सीक्वेंस में आपको याद भी रख लेना है. ठीक है बच्चों. तो CMC इज क्लियर. नाउ वी कैन हेड टूवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स. अब कोलॉइड्स को बनाने के बेटा दो बेहतरीन मेथड, एक्चुअली तीन हैं. तो केमिकल मेथड हो गया, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन जिसे हम ब्रेडिगाक मेथड कहते हैं, और तीसरा हो गया पेप्टाइजेशन. एक एक करके सारे केसेस समझते हैं. केमिकल मेथड अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो मैं बता देती हूँ. अलग अलग मेथड है अलग अलग कोलॉइड्स को बनाने के लिए. ठीक है. तो अगर मेरे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है और मैं उसे ट्रीट कर रही हूँ H2S से, दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन. क्या हो जाएगा? AS2S3 बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? पानी. समझ गए? तो ये आर्सेनिक सल्फाइड आपका सोल बन गया. अब नेक्स्ट आ जाते हैं. पहला डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने देख लिया. दूसरा मेथड देखते हैं. SO2 को जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट करेंगे, इसके अंदर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? सल्फर यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर H2O बनेगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन. लो भाई किसने गेन किया? वाटर. H2S की S हट के वहाँ पर O लग गया. बहुत ही बढ़िया. इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको इक्वेशन को. तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 3 लगा दीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट आ जाइए. तीसरा मेथड है बेटा, गोल्ड का सोल लिया आपने AuCl3 और एक क्लोराइड लिया और एक क्लोराइड को आपने फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट किया, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ वाटर. दिस प्रोसेस इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स रिडक्शन. और इसके अंदर जो फॉर्म होगा वो आपका गोल्ड सोल होगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड HCl. खत्म. तो ये तीसरा मेथड हो गया. तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड लास्ट इज हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. ओहो हो 1 मिनट. जीने का सही स्टार मारे बच्चों. लो भाई, पहला स्टार, दूसरा स्टार. जान दो जान दो जान दो. कंटिन्यू करते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा. ओके. लास्ट मेथड में ऊपर लिख लेती हूँ, थोड़ा उचकना पड़ेगा. ठीक है. तो FeCl3 प्लस H2O ये क्या बनाएगा? FeOH होल थ्राइस. ठीक है. फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ HCl. अब इन पूरे इक्वेशन को आपको बैलेंस आउट करना है. दैट्स ऑल. डन. 3 3 6 तो 3 2 6. खत्म. तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. तो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा सल्फर सोल बनाने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड है, गोल्ड सोल बनाने के लिए रिडक्शन मेथड है, आर्सेनिक सल्फाइड के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट और फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोलिसिस मेथड है. आई होप आई मेड इट वेरी वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर इसे कहा जाता है ब्रेडिगाक मेथड. क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर बच्चों? ध्यान से देख लियो. वेरी सिंपल. कॉन्सेप्ट्स को समझिए. ये देखिए, ये आइस बाथ है. आइस बाथ के अंदर ये कंटेनर रखा है. इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा है वो अभी कोलॉइडल पार्टिकल साइज के रेंज का नहीं है. यहाँ पर क्या है बच्चों? दिस इज योर आइस बाथ. यहाँ पर गोल्ड लिया है पर ये अभी सोल के फॉर्म में नहीं है. अब मैं क्या करने वाली हूँ? यहाँ पर 2 रॉड इंसर्ट करूँगी. These rods are connected to battery. बहुत हाई वोल्टेज
बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे आपने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, ठंडी में पानी गर्म करने के लिए क्या यूज़ होता है? ये गजनी वाली स्टाइल क्यों चल रही है मेरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओके, नो इश्यूज़। तो बच्चा ये जो रॉड है आपकी, ये क्या कर रहा है, लगातार इस सोल्यूशन को गर्म कर रहा है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। अब इसको गर्म कर रहा है तो ये सब्सटेंस जो है वो आपका वेपराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। बट एक और चीज़ है, यहाँ पर आइस भी है, तो आइस क्या करेगा बेटा, उस वेपर को फिर से कंडेंस कर देगा। अगर वो कंडेंस होगा तो फिर से नीचे आने लगेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जब वो कंडेंस हो रहे हैं तो ये पार्टिकल एग्रीगेट हो जा रहे हैं। एग्रीगेट यानी नज़दीक आके कलेक्ट हो जा रहे हैं। जब वो एग्रीगेट हो रहे हैं तो दे आर जनरेटिंग पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज। और जैसे कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज की चीज़ें जनरेट होती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बन गया आपका कोलॉइड, है ना, समझ गए ना। तो ब्रेडिग-आर्क मेथड के अंदर 2 rods are inserted in the solution. These rods are maintained at very high pressure and this whole system is placed in the ice bath. When you are carrying out the process, these rods are heating this solution. The metal is getting vaporized, but it is getting condensed due to ice. As it get condensed, the particles get aggregated and hence they form the colloids. Very simple, easy and simple language. Next आ जाते हैं my dear students, peptization. What do you mean by peptization? पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, peptization की definition एग्जाम के अंदर आती है, तो that you need to remember. Let's write down. हाँ, the process in which a freshly prepared precipitate is converted to colloidal sol by shaking it with a particular solvent, है ना, by shaking it with a particular solvent, और solvent को आप और क्या बोल सकते हो? dispersed medium. By shaking it with a dispersed medium, the process in which a freshly prepared precipitate is converted into colloidal sol by shaking it with a dispersed medium and addition of small amount of electrolyte. Small amount of इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा सिंपल है यार। देखो बच्चों क्या हो रहा है कि भाई मैंने क्या किया, ये प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट के अंदर मैंने डिस्पर्स्ड मीडियम डाला और क्या डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला थोड़ी सी क्वांटिटी में। इलेक्ट्रोलाइट को और क्या कहा जाता है बेटा? पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ही सब अंदर जाते हैं, ये पार्टिकल को कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना है तो समझो ज़रा ध्यान से। क्या था कि पहले प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट में पार्टिकल साइज कोलॉइडल पार्टिकल साइज से बड़ी होती है, यानी 1000 नैनोमीटर के ऊपर है अभी पार्टिकल साइज, ठीक है। जैसे ही हमने स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट चार्ज होगा, है ना, और इस डिफरेंट चार्ज पर एक सरफेस पे सिमिलर चार्ज एब्जॉर्ब हुए तो उनके बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्शन। इस इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्ब होने से इनके बीच में रिपल्शन हुआ और ये पार्टिकल ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके ये किस रेंज में आ गया? कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज का आ गया। खत्म, यही तो चाहिए था हमें, तो यही लॉजिक है पेप्टाइजेशन का। खत्म।
ओके अब चलो, आपने सब बना लिया, कोलॉइड्स बना लिए 3 मेथड से। अब हमें करना है इसका प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन कैरी आउट किया जाता है प्रोसेस ऑफ डायलिसिस से। व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस? द प्रोसेस ऑफ removal of unwanted substance from colloidal soul by diffusion method। अब इसको भी समझते हैं बच्चों। ये डिफ्यूजन मेथड क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है। सारी लाइंस ना मैम ने आपकी एनसीईआरटी से ही ली है, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए कि मैम ये सब कहाँ से बता दिया आपने, ठीक है। ये आपने कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर ये मैंने एक बॉटल ले रखी है। ये बॉटल किससे बनी है बेटा? पार्चमेंट पेपर से या फिर एनिमल के ब्लैडर से। एनिमल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको ब्लैडर भी कहा जाता है। तो एनिमल का मेम्ब्रेन ले सकते हैं इस थैली को, या फिर पार्चमेंट पेपर। इसके अंदर क्या भरा है? आपका कोलॉइड भरा है। इस कोलॉइड को आपको प्यूरिफाई करना है, यानी इसके अंदर जो हमने जैसे प्रिपरेशन किया तो कहीं कहीं पे एक्सेस क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट चला गया है, तो हमें एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना है। तो हम उसके लिए डायलिसिस यूज़ करेंगे। यहाँ से पानी का इनलेट है, पानी जा रहा है, और यहाँ से बच्चा पानी बाहर जा रहा है, इन एंड आउट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो हो क्या रहा है। पानी तो फ्रेश है बच्चों, तो फ्रेश है तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, और इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू व्हाट? थ्रू, अरे रे 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 ये सब क्या हो गया? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। The movement of substance from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane, ठीक है, that is known as dialysis। और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहा है और पानी के साथ फिर बाहर निकल जा रहा है हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सिंपल। बट इस प्रोसेस में बेटा ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों ज़्यादा टाइम लग जाता है? ये 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मुझे अगर इस प्रोसेस को फास्ट करना है, when dialysis is carried out by applying electric field, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? इलेक्ट्रिक फील्ड टू इंक्रीज इट्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और डायलिसिस। डायलिसिस के स्पीड को बढ़ाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। अब यही आपका एनिमल ब्लैडर, ये हो गया आपका कंटेनर, इसके अंदर यहाँ से पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से बच्चा पानी बाहर निकल रहा है। आपको क्या करना है? बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर आपने प्लेट्स अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव प्लेट अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिवली चार्ज है उनको बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा और वो डिफ्यूजन प्रोसेस से जल्दी बाहर आ जाएंगे, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से ये प्रोसेस थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट मेथड इज बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा मेथड, आप कोलॉइडल पार्टिकल्स को फिल्टर भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल फिल्टर पेपर चाहिए। ये फिल्टर पेपर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फिल्टर पेपर है उसका साइज कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज के हिसाब से नहीं होता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? हम एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को किसके अंदर डिप करेंगे? डिप इन कोलॉइडॉन solution. Now what is colloidon solution, my dear students? It is 4% nitrocellulose along with alcohol, some quantity and some quantity ether.
डिप करने के बाद उसे फॉर्माल्डिहाइड में डिप करिए फॉर द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्डनिंग। तो फॉर्माल्डिहाइड में हार्डनिंग हो जाएगी, फिर उसे ड्राई करिए एंड नाउ योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज रेडी। बस अब उस पर फिल्ट्रेशन कैरी आउट करिए, जो भी ऊपर रह जाएगा वो कोलॉइडल पार्टिकल होगा, उसको फिर एक प्रॉपर सूटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? सिंपल था। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। वेरी सिंपल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ light by colloidal particles. Scattering of light by colloidal particles. ठीक है, तो भाई जब लाइट आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स पे पड़ती है और वो उसे स्कैटर कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कोलॉइडल पार्टिकल्स की ही दिखती है। अब ज़रा इसमें आगे आ जाते हैं। टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए भी बेटा कुछ नेसेसरी कंडीशंस है एंड दैट आई वुड लव यू टू जॉट डाउन। लेट्स मी चेक द कैमरा वंस। ठीक है ना? ओके चलिए, सो कंडीशंस पे आ जाते हैं, है ना? अब जो पार्टिकल इसको स्कैटर कर रहा है उसका डायामीटर, द डायामीटर ऑफ dispersed medium should not be much smaller than wavelength of light। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो डिस्पर्स मीडियम है अंदर बच्चा, अगर वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बड़ी वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो वो तो उसको रोक ही नहीं पाएगा, और रोक नहीं पाएगा तो स्कैटर ही नहीं कर पाएगा। यानी दोनों की जो साइज़ है, यानी कि पार्टिकल की साइज़ डिस्पर्स मीडियम की और जो वेवलेंथ की लाइट है उसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो उसको रोक के स्कैटर कर पाएगा। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, देयर शुड बी डिफरेंस, proper difference between refractive index of dispersed phase and dispersed medium। dispersed phase and dispersed medium के बीच में एक genuine उनके refractive index के बीच में difference होना चाहिए, तभी आपका टिंडल इफेक्ट कैरी आउट हो पाएगा। गेटिंग इट? वेरी सिंपल। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ कैन यू डिटरमाइन द कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल? सो कलर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, it depends on the wavelength of light scattered, wavelength of light scattered, correct? अब वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल साइज पे डिपेंड करेगा। तो भाई कलर वैरी कर सकता है। आजकल तो ऐसा भी हो गया कि जब आप गोल्ड की बात करते हैं तो देयर इज येलो गोल्ड ऑल्सो एंड देयर इज ग्रीन गोल्ड ऑल्सो। ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि पार्टिकल साइज जैसे जैसे स्मॉल करते जाओगे, छोटी पार्टिकल साइज करोगे तो वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेगा और छोटी वेवलेंथ की लाइट के हिसाब से वो उसका विजिबल रीजन में कलर दिखाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कलर की लाइट्स आजकल पॉसिबल हैं। गेटिंग इट बच्चा? ठीक है, यस पहला पॉइंट ये हो गया कि डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड। अब लाइट एक बार स्कैटर हो गई तो किस मैनर में हमारी आंखें उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव कर रही हैं, इस पे भी उसका कलर डिपेंड करता है। कलर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच light is received by observer, correct?
ऑब्जर्वर उसे किस तरीके से रिसीव करता है बच्चा, उस पे भी डिपेंड करता है। चलिए, आई होप आई मेड ऑल योर पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन गो अहेड इज माय डियर स्टूडेंट्स, first point is clear, second Brownian movement, I think. Yes, what is Brownian movement? The beta zigzag motion of the colloidal particle अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये किसने डिस्कवर किया था? ब्राउनियन ने ही डिस्कवर किया था। ही वॉज द साइंटिस्ट। उसने क्या देखा था, जब कोलॉइडल पार्टिकल्स को उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था तो दे वर शोइंग जिगजैग मोशन, एंड उस हिसाब से उसने उसे क्या बोला था? ब्राउनियन मूवमेंट बोला था। इस ब्राउनियन मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for stability of colloidal particles। यानी आप बोलोगे ना कि कोलॉइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं होते, क्योंकि वो लगातार जिगजैग मोशन शो करता है। रिस्पॉन्सिबल कोलॉइडल पार्टिकल्स, करेक्ट बच्चा? ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, दैट इज कि ब्राउनियन मोशन ये शो क्यों करता है। तो बेसिकली चलिए, ये आपका कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो अनइक्वल बोम्बार्डमेंट कर रहा है बेटा, और इस अनइक्वल बोम्बार्डमेंट की वजह से ये जिगजैग मोशन शो करता है। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि ड्यू टू द अनइक्वल बोम्बार्डमेंट यानी कि टकराना, ड्यू टू द अनइक्वल bombardment, due to the unequal bombardment of particle by dispersed medium, they show Brownian motion। खत्म। आई डोंट थिंक इसके अंदर अब ज़्यादा पॉइंट्स उठाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मुद्दे पर आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट, अरे हाँ, एक और चीज़, ब्राउनियन मूवमेंट और किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? पार्टिकल की साइज़ कितनी है? डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन आपका ज़्यादा विस्कस होगा तो उसके अंदर पार्टिकल इजीली मूव नहीं कर पाएगा। पार्टिकल की साइज़ छोटी होगी तो इजीली मूव करेगा, बड़ी होगी तो लेस इजीली मूव करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। ओके, तो चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स पे होता ही है, उसी की वजह से वो स्टेबल होते हैं। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो वो हाईली अनस्टेबल होंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है? उन लोगों ने कैसे एक्वायर किया? तो दो थीसिस है जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। पहला इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। आपकी एनसीईआरटी में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, इस मेथड को। अब इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है दैट आई वुड लव टू टेल यू। फटाफट से प्लीज़ पे अटेंशन केयरफुली, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओ गॉड, अभी ही सारे कॉल्स आ जाएंगे बच्चों, ऐसा है क्या? ओके, ध्यान से देखिए। ओके, तो मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर मैंने KI ऐड किया। ये क्या बना रहा है? AgI प्लस KNO3। AgI प्रेसिपिटेट आउट हो गया बच्चा। अब अगर मान लीजिए कि आपने इस सोल्यूशन के अंदर KI एक्सेस क्वांटिटी में लिया था और इस सोल्यूशन ने प्रेफरेंशियली I माइनस आयन को अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लिया, इसे ही कहा जाता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। अपनी मर्जी से किसी एक को प्रेफरेंस देकर वो एड्सॉर्ब करता है। तो अब ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज सरफेस है बेटा,
ये पहली लेयर हो गई। अब ये क्या करेगा, नेगेटिव है तो अब पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी एब्जॉर्ब कर ली। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर। ये सेकेंड लेयर डेवलप हुई। जो फर्स्ट लेयर है वो मूव तो होने वाली नहीं है, तो फर्स्ट लेयर को हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं और सेकेंड लेयर को बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। समझ रहे हो, फर्स्ट लेयर इज फिक्स्ड लेयर, सेकेंड लेयर इज डिफ्यूज लेयर। फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका AgI है, ये आपका फर्स्ट लेयर है। इस फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर डेवलप हो रहा है, उस लेयर को आपने डिफ्यूज लेयर कहा है। बस, तो फिर पॉइंट सिंपल है, फर्स्ट लेयर, दिस इज डिफ्यूज्ड लेयर एंड दिस इज फिक्स्ड लेयर। तो the potential difference between fixed layer and diffused layer is known as zeta potential, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। खत्म। नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन बच्चा लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर स्टेबल। देखिए जरा ध्यान से, इनकी स्टेबिलिटी के पीछे का राज क्या है बच्चा लोग, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, इनके ऊपर सिमिलर चार्जेस होते हैं, ठीक है। सिमिलर, यहाँ पर लिख देती हूँ, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। यानी कोलॉइडल पार्टिकल स्टेबल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर इक्वल सिमिलर चार्जेस होते हैं और इसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन होता है और वो एज इट इज़ बने रहते हैं, ज़्यादा भी रिपल्शन नहीं होता, नॉर्मल बियरेबल होता है, ठीक है। अब एक और फिनोमिना पे आते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है किसकी, कोलॉइड्स की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है बेटा, ऐसे ग्लास का यूट्यूब होता है, ठीक है। इस ग्लास के यूट्यूब को इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करके कंप्लीट किया जाता है दोनों साइड से। तो एक साइड आपका एनोड हो जाएगा, एक साइड आपका कैथोड हो जाएगा। यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा रखा है, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। अंदर आपके सोल भर रखे, कोलॉइडल सोल भर रखे हैं। तो जो भी आपका कोलॉइडल सोल होगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा और ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ गया या फिर नेगेटिव अगर पॉजिटिव की तरफ गया तो बेटा वो चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर आई वुड लव टू ऐड वन पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफोरोसिस क्यों किया गया, हमें कंफर्म करना था कि कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्जेस होते हैं क्या, तो यस हमने कंफर्म किया, अंदर रखा, पॉजिटिव नेगेटिव रॉड्स की तरफ गए और प्रेसिपिटेट आउट हो गए। तो हेंस दिस प्रोसेस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन कोलॉइड्स, कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ चार्ज on colloids,
व्हाट डू यू मीन बाय कोआगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन? कोआगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन को आप अच्छे से एनसीईआरटी के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। यहाँ पर लिख दूँ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यही होता है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल is called coagulation। जब सब नीचे आके बैठ जाते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन। खत्म। ओके, अब कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन आप कितने मेथड से कैरी आउट कर सकते हो, तो आ जाते हैं। देखिए, कोआगुलेशन आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हो, अभी किया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव रॉड पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। दूसरा, अगर दो ऑपोजिटिवली चार्ज सोल को मैंने मिक्स कर दिया, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, दोनों को मिक्स करेंगे, वो कोआगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। तीसरा मेथड है बाय बॉइलिंग। तो जब आप उनको उबालते हो, उनके ऊपर के चार्जेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो कोआगुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस अगर आप लगातार करते हो तो भाई जो उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रोलाइट भी अगर बाहर निकल गया तो वो कोआगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट छोटी क्वांटिटी में तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, यू नो दैट, बताओ। ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है बेटा, रिपल्शन, और फिर पार्टिकल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, वो कोआगुलेट हो जाता है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस क्वांटिटी कैरीज आउट कोआगुलेशन। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स Hardy-Schulze rule. What is Hardy-Schulze rule? What it states? It states that greater the valency of flocculating ion added, greater is its power to cause precipitation। यानी कि मैंने अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट एक कोलॉइडल सोल के अंदर डाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट बच्चा मैंने कोलॉइडल सोल के अंदर डाला, अब मुझे ये जानना है कि वो किस एक्सटेंट तक उसका प्रेसिपिटेशन करता है। तो अगर उसके ऊपर वैलेंसी हाई होगी तो उसका एक्सटेंट ऑफ फ्लॉक्यूलेशन या एक्सटेंट ऑफ कोआगुलेशन भी हाई होगा। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल हियर, यहीं पे लिखती हूँ, कोआगुलेटिंग वैल्यू लेटली मैं डिफाइन कर दूंगी। आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। ये नेगेटिव का लिखती हूँ, PO4 3 माइनस है, SO4 2 माइनस है, और आपके पास Cl माइनस है। कोआगुलेटिंग पावर फॉस्फेट आयन की ज़्यादा होगी। वैसे ही अगर पॉजिटिव आयंस में जाएं, Al 3 प्लस है, Mg 2 प्लस है और Na प्लस है, तो कोआगुलेटिंग या फ्लॉक्यूलेटिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी बेस्ड ऑन Hardy-Schulze रूल। क्लियर है? ये पॉइंट भी सारे बच्चों को एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कोआगुलेटिंग वैल्यू। डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द मिनिमम, मिनिमम लिखो या मैक्सिमम, मिनिमम ही लिखोगे, आ जाओ, द मिनिमम quantity of electrolyte, the minimum quantity of electrolyte in millimoles, in millimoles। भाई सबको लेट तो नहीं हो रहा है, चलेगा ना, बस 10-15 मिनट्स मोर, ओके। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी नहीं है भाई ये बच्चों, ये मैम आपकी रात को शूट कर रही है इसीलिए। द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल इज रिक्वायर्ड to precipitate a solution in 1 hour, to precipitate a solution in 1 hour is known as its coagulating power। समझ गए बच्चा?
है ना। ओके किसी भी कोलॉइडल सोल के अंदर कितने मिनिमम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट मिलीमोल पर लीटर के टर्म्स में ऐड करोगे कि वो 1 घंटे में उसको कोआगुलेट या फिर प्रेसिपिटेट कर दे, वो हो गई उसकी कोआगुलेटिंग वैल्यू। अब आ जाते हैं कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। लास्ट 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, डोंट वरी, ऑलमोस्ट वी आर डन। ठीक है, तो अगर किसी लायोफिलिक सोल को आपको कोआगुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो कोआगुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज है और आपने जो इलेक्ट्रोलाइट किया अगर वो ऑपोजिट चार्ज कैरी आउट करता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और वो कोआगुलेट हो जाएगा। दूसरा, बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करके भी आप लायोफिलिक सोल को कोआगुलेट कर सकते हो। समझ गए? ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो आपको अच्छे से पता है कि लायोफिलिक सोल्स तो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। लायोफिलिक सोल्स ऑलरेडी क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं। लेकिन जब मैं लायोफोबिक की बात करती हूँ, दे आर अनस्टेबल, ऐसे ही अनस्टेबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करना है, वी नीड टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक सोल फ्रॉम कोआगुलेशन से, अगर मुझे इसे प्रोटेक्शन देना है तो मैं क्या करूँगी, लायोफोबिक सोल के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल विल फॉर्म कोटिंग, है ना, विल फॉर्म कोटिंग ओवर लायोफोबिक, और अगर वो लायोफोबिक सोल के ऊपर कोटिंग बना लेता है बच्चों तो फिर इट विल बिकम स्टेबल। तो स्मॉल क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी उसकी स्टेबिलिटी, ज़्यादा में करोगे तो डेफिनेटली वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात हो गई प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स की, और ये था हमारा आज के सेशन का बच्चों आखिरी मुद्दा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो व्हाट आई वुड लव टू से माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अ ग्रेट सेशन। मज़ा आया सबको? अगर मज़ा आया है बच्चा तो माय रिक्वेस्ट इज दबा के शेयर करिए। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको हर एक चीज़ लिख लिख के सारे पॉइंट्स कोई क्लियर नहीं करेगा। ओनली दिस फैसिलिटी इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट on your own platform, that is Chemistry by Saloni Singh. So be the part of this family, be the part of this family का हिस्सा। दिल से रिक्वेस्ट है भाई, फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दो, 50 के देखने का मन हो रहा है। ठीक है, तो भाई हेल्प कर दो बच्चा लोग, आपका आशीर्वाद प्यार यहाँ पर चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ऐप पे भी मिल जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पढ़ाई खुद से नहीं कर पा रहे हो तो 1 अप्रैल से लॉन्च होने वाली टॉपर्स बैच में जुड़ जाना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आखिरी रिक्वेस्ट, प्यार देना मत भूलना, लाइक के फॉर्म में। प्यार नहीं दोगे तो बाकी बच्चों तक पहुंचेगा नहीं ना बेटा। Okay, so on that positive note, I would love to wind up today's session. Thank you so much for watching, my dear students. मिलते हैं next class में. Till then, take care. Love you all. Bye bye.